हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ज़ुनैरा अज़हर ऑफिशियल। दोहा अटैक की बात करें या गाज़ा वॉर जब से स्टार्ट हुई है, एक ही चीज़ सामने आई है कि कंट्रीज़ या स्टेट्स वो सर्वाइव करती हैं जिनका अपना डिफेंस का सिस्टम इन प्लेस होता है, जिनकी मिलिट्रीज़ ने बैटल्स में डिस्प्ले दिखाया होता है कि दे आर प्रोफेशनल आर्मी, जिनके पास जो हार्डवेयर होता है वो चाहे जितना भी मॉडर्न हो उसको यूज़ करने के लिए वैसी ट्रेंड आर्मी या मिलिट्री भी मौजूद हो। और सबसे बढ़ के तो यूक्रेन के मामले में ये समझ में आया है कि चाहे आप अपना न्यूक्लियर आर्सेनल सरेंडर भी कर दें, दुनिया में जंग और दुनिया में आपके ऊपर अगर एग्रेशन हो रही है, हॉस्टिलिटी हो रही है, तो कोई आपको बचाने के लिए नहीं आएगा। सो सिक्योरिटी गारंटीज़ किसी और ख़ित्ते के पास हों, किसी और मुल्क के पास हों, तो आपका सर्वाइवल कतर की तरह, सऊदी अरेबिया की तरह बहुत अमीर ममालिक में शामिल होने के बावजूद क्वेश्चनेबल रहता है। पाकिस्तान और इज़राइल की एक इनडायरेक्ट मुस्तकिल स्पैट भी चल रही है, आप यूँ समझें कि एक कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है, और उसके बीच में जो एक लेयर है एवरीबडी नोज़। और जब आप कुछ रिसर्च पेपर्स पढ़ें जो पाकिस्तानी डिफेंस एनालिस्ट ने ही लिखे हैं, तो ये बड़ा क्लियर है कि इंडिया हैज़ बीन एक्टिंग in this region at the behest of US and Israel। और अभी जो आपस में ये बहुत करीबी मिलिट्री पैक्ट्स कर रहे हैं, इकोनॉमी रिलेटेड पैक्ट्स कर रहे हैं, इसमें जो एक सिल्वर लाइनिंग है वो ये है कि नो मैटर व्हाट दे आर प्लानिंग, पाकिस्तान इज़ रेडी। और ये चीज़, ये रेडीनेस, ये प्रिपेयर्डनेस जिस जिस मुल्क के पास नहीं थी या उनकी असेसमेंट ठीक नहीं थी अपने मुल्क के डिफेंस को लेके, सिक्योरिटी को लेके, अपने सिक्योरिटी पार्टनर्स को लेके, आज वो सब परेशान हैं। लेट इट बी एनी कंट्री इन मिडल ईस्ट, लेट इट बी गाज़ा, ये सारे मुल्क जिस चीज़ की वजह से आज यहाँ तक पहुँचे हैं वो यही है कि इनका अपना डिफेंस एंड सिक्योरिटी का जो पैराडाइम था वो इंटैक्ट नहीं था, अपनी आर्मीज़ नहीं थी। अब दोहा अटैक के बाद हो क्या रहा है, एक बौखलाहट है और एक यूँ समझें कि फ़ौरन एक अर्ज फील हो रही है तमाम जीसीसी कंट्रीज़ को, तमाम अरब ममालिक को, कि शायद अब अपना एक डिफेंस पैक्ट ऐसा बनाना पड़ेगा विच इज़ नॉट वेस्टर्न डिपेंडेंट। अभी फौरी तौर पे बैलेंसिंग एक्ट करने की यूएस कोशिश कर रहा है। मार्को रूबियो जो हैं उनका कहा जा रहा है कि वो अभी फ़ौरन पहले तो इज़राइल गए हैं और इसके बाद वो दोहा भी जाएंगे, लेकिन उनका जो फर्स्ट स्टॉप एट इज़राइल है। This is a clear message in the diplomatic world. We all understand कि US ने इस बैलेंसिंग एक्ट में भी क्लियर मैसेज दिया है कि जो उनकी सॉलिडारिटी है विद इज़राइल दैट इज़ अनक्वेश्चनेबल। वो तो जो मर्ज़ी इज़राइल कर ले उसको तो हम छोड़ ही नहीं सकते। मार्को रूबियो बेंजामिन नेतन्याहू से मिले, उनके सीनियर जो इवन डिफेंस रिलेटेड ऑफिशियल्स हैं उनसे भी मिले हैं। डिस्कशंस क्या हुई, वी ऑल नो डिस्कशंस क्या हुई होंगी, मज़ीद एश्योरेंसेस दी होंगी, लेकिन जो वाशिंगटन ने एक प्रेसर जारी किया है उसके मुताबिक ऑन गोइंग वॉर इन गाज़ा पे बातचीत हुई, हॉस्टेज सिचुएशन पे बातचीत हुई और फॉल आउट फ्रॉम द दोहा स्ट्राइक उस पर बातचीत हुई। रूबियो ने एक बड़ी डेलिकेट सी टोन इख्तियार की जिसमें एक क्लियर मैसेज था। जब एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे 2-3 दफ़ा क्वेश्चन किया गया कि आपके दोनों तरफ एलाइज़ हैं और जो अटैक ऑन द गल्फ़ कंट्री है आप उसको कैसे देखते हैं, तो एक बड़ी उनकी अफर्मिंग सी टोन थी टूवर्ड्स द सपोर्ट फॉर इज़राइल। बल्कि उन्होंने फ्लिप कर दिया अपने वर्ड्स को, उस क्वेश्चन को, कि इज़राइल हैज़ अ राइट टू डिफेंड इटसेल्फ, और इसके अलावा कोई वार्निंग नहीं दी कि हम यूनिलैटरल एक्शंस को सपोर्ट नहीं करते। कोई ऐसी बात नहीं की जिसमें कहा गया कि डिप्लोमेसी अंडरमाइन नहीं होनी चाहिए। सिंपली कहा कि जो यूएस रिलेशनशिप विद द अरब स्टेट्स है वो इस वक्त एट रिस्क ज़रूर है। उनकी जो पोस्चरिंग थी और जो बॉडी लैंग्वेज थी दोनों टोटल इज़राइल सेंट्रिक थी। सिम्बॉलिक रिलीजियस साइट्स पे भी वो गए और जो वेस्टर्न वॉल है वहाँ पर जाके एम्फसाइज़ किया उन्होंने अपने रिलीजियस एडमिरेशन से कि यूएस इज़राइल टाइज़ जो हैं वो ना सिर्फ हिस्टोरिक हैं बल्कि रिलीजियस भी हैं, पॉलिटिकल भी हैं, मिलिट्री भी हैं। क्रिटिक्स कहते हैं कि जो टाइमिंग थी इस तरह से पहले इज़राइल को विज़िट करने की, वाइल द अरब वर्ल्ड इज़ डिमांडिंग अकाउंटेबिलिटी फॉर व्हाट हैज़ हैपेंड, ये कोई इतना अच्छा मूव नहीं है।
अरब फ्रंट पे क्या हो रहा है। फॉरेन मिनिस्टर्स फ्रॉम 57 मुस्लिम कंट्रीज़ जो हैं वो दोहा में मिले हैं और उन्होंने एक दिन पहले भी एक दूसरे के साथ मिलकर काफ़ी मुशावरत की है, क्योंकि आज वहाँ पे फ़ाइनल इजलास है OIC का। कतर के प्राइम मिनिस्टर जो हैं शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी, उन्होंने डिक्लेयर किया कि अटैक जो है वो डेंजरस प्रेसिडेंट है और कहा कि अरब सॉवरेंटी शुड नॉट बी टेकन ईजीली। पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट महमूद अब्बास वहाँ पे मौजूद हैं, सऊदी अरेबिया है और क्राउन मोहम्मद बिन सलमान ख़ुद इसको अटेंड करेंगे जो OIC का हंगामी इजलास है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, इसके अलावा पाकिस्तान से, लेबनान से, इजिप्ट से, UAE से सारे लोग ही वहाँ पे मौजूद हैं। पाकिस्तानी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी हैं इसहाक डार ने तो साफ कहा है कि एक पैन इस्लामिक टास्क फोर्स टू काउंटर द इजरायली एग्रेशन बनानी पड़ेगी। और दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि पाकिस्तान इस सारी चीज़ को बड़ी क्लैरिटी के साथ देख रहा है, क्योंकि जो एक ग्रोइंग नेक्सस है इज़राइल का विद इंडिया, उसमें जितनी हमें क्लैरिटी है उतनी अगर अभी तक उस सारे एक्सेस में रहते हुए, मिडल ईस्ट में रहते हुए कि इज़राइल क्या कुछ कर रहा है, कौन सी रेड लाइंस क्रॉस कर रहा है, अगर उनको नहीं पता चला तो ये बहुत बड़ा फेलियर है उन स्टेट्स के फ्रंट पे। और शायद वो ये समझते थे कि उन तक बात नहीं आएगी, बट ये बात जो बहुत गहरी नज़र रखने वाले लोग हैं वो कब से कह रहे थे कि ये आग फिर आप तक भी पहुँचेगी, और जबकि ग्रेटर इसराइल के नक्शे मौजूद हैं। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जॉइंट कम्युनिके क्या आता है OIC का, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। बट बहुत ज़्यादा फायरी स्पीचेस हुई हैं। ईरान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी कहा है कि आप बेहतर है अभी भी इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि आने वाला टाइम और भी ज़्यादा टेस्टिंग होगा। इसके अलावा कतर ने भी बड़ा रिएक्ट किया है, सऊदी अरेबिया ने भी बड़ा रिएक्ट किया है। बट अनलेस जो पाकिस्तान कह रहा है कि आप अपनी कोई टास्क फोर्स बनाएं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा डिपेंड ना करना पड़े वेस्टर्न एलाइज पे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लेट्स नाउ स्विच ऑन टू द फैक्ट, इस स्टोरी पे आते हैं कि जो इंडिया का ग्रोइंग नेक्सस विद इज़राइल है, उसको जो इज़राइली अखबारात हैं, न्यूज़ एजेंसीज़ हैं, थिंक टैंक्स हैं, वो और इंडियन अखबार वगैरह बहुत प्रेजेंट कर रहे हैं एज अ गेम चेंजर। और अभी रिसेंटली जो उन्होंने आपस में पैक्ट साइन किए हैं उनको बड़ा हेल किया जा रहा है इंडिया में। पाकिस्तान ना सिर्फ अवेयर है बल्कि रेडी है। कश्मीर से लेके बलूचिस्तान तक डिजिटल बैटल फील्ड में पाकिस्तान आर्मी ने, स्टेट ने इस चैलेंज के लिए अपने आप को हमेशा प्रिपेयर्ड रखा है। वाई? बिकॉज वी एग्जैक्टली न्यू कि हमारा एनिमी कौन है। और अब जब उस एनिमी को, ये जो पिछला हमारा एक 4 डेज़ का स्टैंड ऑफ हुआ है, उसमें वहाँ पे जो इजरायली प्रेजेंस थी कश्मीर में वो डिटेक्ट की गई। पाकिस्तान ने ये बड़ी क्लैरिटी के साथ कहा कि जो इजरायली आर्सेनल आप यूज़ कर रहे हैं ये सिर्फ इस हद तक ही नहीं है, इंटेलिजेंस सपोर्ट भी इंडिया को मिल रही थी और उसके बावजूद इंडिया को मुंह की खानी पड़ी। तो इससे आप अंदाज़ा कर लें कि पाकिस्तान की रेडीनेस और प्रिपेयर्ड होना ये कितना काउंट करता है। एट टाइम्स इट लुक्स लाइक टू मच ऑफ अ फैक्ट कि आप हर वक्त फियर क्रिएट कर रहे हों, बट इफ़ द फियर इज़ रियल तो बेटर फेस इट। अगर आप उसे फेस नहीं करेंगे तो फिर वो इवेंचुअली आपके साथ वही करेगा जो इस वक्त दुनिया में हो रहा है अरब ममालिक के साथ, यूक्रेन के साथ। सो इंडिया और इज़राइल का जो अलायंस है इसको ज़रा देखते हैं। इट्स नॉट ओनली बिजनेस। सितंबर में, इसी महीने में 2025 में इंडिया और इजराइल ने एक बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन की है, अकॉर्डिंग टू टाइम्स ऑफ इंडिया बाय द वे। लेकिन इस ट्रेड हेडलाइन के पीछे स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट है और बहुत पुरानी है। इजराइल इंडिया को सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स, काउंटर इंसर्जेंसी ट्रेनिंग ये सब प्रिपेयर करता है और एक रिसर्च पेपर के मुताबिक इसकी वजह से बहुत अरसे से ये रीड किया जा रहा है कि साउथ एशिया में जो एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी की सिचुएशन है जो इंडिया क्रिएट किए रखता है, उसके पीछे उसकी बैकिंग इज़राइल का होना ही है। बिकॉज ज़ाहिर है वो बहुत टेक सेवी हैं और वो बहुत ज़्यादा एक मिरर इमेज में ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करते हैं इंडिया को ऑन हाउ टू कंट्रोल कश्मीर, और जहाँ जहाँ उनके अंदर भी इंसर्जेंसीज चल रही हैं तो वो दोनों एक दूसरे को आइडियोलॉजिकल लेवल से लेके पॉलिटिकल लेवल तक और सिक्योरिटी लेवल तक बहुत प्रोटेक्ट करते हैं। फॉर पाकिस्तान दिस इज़ नॉट अ पैरानोया। जैसे मैंने पहले कहा कि एक हद तक ही आप फियर को बता सकते हैं लोगों को मैसेज में, लेकिन देयर इज़ अ डिफरेंस व्हेन द फियर इज़ रियल एंड व्हेन इट्स
paranoia. For Pakistan, this is not a paranoia. As one Pakistani scholar, I will not name him, उन्होंने कहा है एक जर्नल में कि every deal with Israel expands India's military edge, directly shifting the balance of power, और हम इसे मुस्तकिल रीड कर रहे हैं और नोट कर रहे हैं. So punchline क्या है? For Israel, Pakistan is the only Muslim nuclear state. For India, Pakistan is the eternal rival. So together, it is not just partnership. It's pressure, and Pakistan knows it. Let's discuss the military side of it. Unlike India, पाकिस्तान के पास combat experience दहाइयों का है. काउंटर टेररिज्म ने जो फाटा में हमने लड़ी है, हाइब्रिड वॉरफेयर जो हम लड़ रहे हैं, अफ़गान वॉरफेयर जो हम लड़ रहे हैं अभी तक टेररिज्म की शक्ल में, इसने पाकिस्तानी इंटेलिजेंस फोर्सेस को और जो ग्राउंड फोर्सेस हैं सबको एक जिसे कहते हैं बैटल हार्डेंड कर देना. जिसे कहते हैं आप रोज़ अगर जा रहे हैं, रोज़ आपका काम ही यही है कि आपने एक अननोन एनिमी से, क्योंकि ये जो टेररिस्ट होते हैं ये अननोन वे में हमला करते हैं, दिस इज़ एसिमेट्रिकल वॉरफेयर. तो अगर कॉन्स्टेंटली एसिमेट्रिकल वॉरफेयर में आप इंगेज्ड हैं तो आप उससे बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत बैटल हार्डेंड होते हैं. एक तो आपका विगर डेली टेस्ट हो रहा है. जस्ट इमेजिन कोई भी आर्मी रिफ्यूज़ भी कर सकती है लड़ने से कि ये इतना ज़्यादा डैमेज हो रहा है, रोज़ हमारे जवान शहीद होते हैं, बट इट हैज़ नेवर हैपेंड. सो पाकिस्तानी डिफेंस एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि पाकिस्तान का ये जो एक्सपीरियंस है काउंटर इंसर्जेंसी का, काउंटर टेररिज्म का, इसने इसको बहुत एज दी है. एंड ऐड टू इट जो अभी हमने इंडिया के साथ 4 डेज़ का स्टैंड ऑफ में अपनी जो एयर पावर शो की है उसको साथ इंटीग्रेट कर लें आप. पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट्स पॉइंट आउट करते हैं कि इजराइल का जो ऑक्यूपेशन मॉडल है गाज़ा में वो बिल्कुल रेप्लिकेट होता है कश्मीर में, लेकिन पाकिस्तान अभी भी उसको मुस्तकिल फ़ाइट कर रहा है. अभी तक उन इंसर्जेंसीज़ को, उन सारे प्रेशर्स को दुनिया के सामने डोजियर्स की शक्ल में और स्पेशली इस वॉर में आपने देखा कि हम मुस्तकिल प्रेजेंट कर रहे हैं. तो इसलिए अभी तक इंडिया कश्मीर में वो सब कुछ छुप के किसी हद तक तो कर सक रहा है, बुलडोज कर रहा है वहाँ पे लोगों के घर और बिजनेसेस, लेकिन उस तरह की बर्बरियत नहीं कर पा रहा जो कि गाज़ा में हो रही है. इसी तरह पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है विद चाइना एंड टर्की वो ये शो करती है कि वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द वेस्टर्न एलाइज. एंड इवन हमारी जो पार्टनरशिप है विद टर्की एंड चाइना उसमें भी हमारी अपनी मिलिट्री का एंगल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एज आई सेड अर्लियर आपके पास दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी भी आ जाए, बट इफ़ यू आर नॉट ट्रेंड फॉर इट, इफ़ यू आर नॉट मेंट फॉर इट, तो वही होता है जो राफेल्स होते हुए भी इंडिया के साथ हुआ. सो इस पॉइंट की मिलिट्री साइड की जो कंक्लूजन है वो ये है कि इंडिया may import Israeli drones. Pakistan has battle tested soldiers who knows the terrain, the area, the enemy too well. बलोचिस्तान का एंगल आप देख लें इसी तरह के, कब से वहाँ पे डिस्टेबलाइजिंग एलिमेंट्स लाइक BLA एंड मजीद ब्रिगेड, अब ISKP भी है, TTP भी आ गया है, और सब एवरीबडी नोज, दुनिया जानती है इंडिया स्पॉन्सर्ड हैं. सो जस्ट बिकॉज वी आर रेडी, तो हम डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी ये कामयाबी हासिल कर चुके हैं कि आज मजीद ब्रिगेड और BLA को, जिसको हर कोई समझता था कि ये वहाँ पे कोई सेपरेटिज्म या आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, आज US ने उनको रिकग्नाइज़ किया है एज डेजिग्नेटेड टेररिस्ट outfit. So the whole scenario that I'm trying to paint here is कि जब आप रेडी होते हैं, जब आपको एनिमी का पता होता है, जब आपका सिक्योरिटी और डिफेंस का सिस्टम किसी पर डिपेंडेंट नहीं होता, तो आप एक पैरेलल जंग हर वक्त लड़ रहे होते हैं, वो आपको बहुत बुरी तरह इफ़ेक्ट भी कर रही होती है इन सो मैनी वेज़. इंटरनल फॉल्ट लाइंस भी आपकी डीप हो रही होती हैं, बट एटलीस्ट आपके साथ वो नहीं होता जो कतर के साथ हुआ है कि आप सरप्राइज्ड ही रह जाएं कि आप तो बहुत बैंक कर रहे थे, आप तो समझते थे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, वी आर द क्लोजेस्ट एलाय, आपकी तो एयर बेसिस हमारे पास हैं, आप हमें कभी नहीं अटैक होने देंगे, बट लुक एट देम. इसी तरह थिंक टैंक्स लाइक साउथ एशिया टाइम्स कहते हैं कि इंडिया इजराइल दोनों मिलके जो बलूचिस्तान में कैंपेन चला रहे हैं वो आज की नहीं है, वो बहुत पुरानी है. सिर्फ उसके जो खुल के ओनरशिप है वो इजराइल ने अब लेना शुरू की है. इसके बावजूद पाकिस्तान हैज़ स्ट्रेंथनड इट्स टाइज़ विद चाइना. हमने CPEC को सिक्योरिटी दी है विद अ डेडिकेटेड काइंड ऑफ कमिटमेंट, नेवल सर्वेलेंस एट गवादर, कोऑर्डिनेशन विद चाइना. ये सब कुछ हम कर रहे हैं बिकॉज वी नो हु द एनिमी इज़ एंड व्हाट दे रियली वांट. और ये जो क्रॉस बॉर्डर मिलिटेंट एक्टिविटी है, अगर आप इसे रोक ना भी पा रहे हों तो रोज़ाना, जैसे मैंने कहा, जाके उसको लड़ना, उसको फेस करना, ये आपका एक रिजॉल्व होता है.
جس کی وجہ سے آپ کا جو انیمی ہے وہ ایٹ بے رہتا ہے. سو اٹیمپٹس ٹو لائٹ فائرز ان بلوچستان آر ریئل, یس, بٹ پاکستان اس کو آلریڈی ہینڈل کر رہا ہے. نیریٹو کا ایک اپنا میدان جنگ ہوتا ہے, نیریٹو بلڈنگ جو ہے وہ ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے. آئی آلویز ٹاک اباؤٹ اٹ جب بھی میں کسی ایشو پہ بات کرتی ہوں. سو دا انڈیا اسرائیل نیکسس جو ہے وہ ڈس انفارمیشن میں بھی بہت ایکٹیو ہے. ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ کے مطابق پاکستان جو ہے وہ اس پروپیگنڈا وار کو پچھلے 5-6 سال سے بڑا وگرسلی فائٹ کر رہا ہے, اور یہ وار مستقل چل رہی ہے. اسپیشلی جو اسرائیل اور ایران کا جو پروپیگنڈا ہے اس کو بھی پاکستان نے بہت ویجیلنٹلی واچ کیا ہے. پاکستانی میڈیا نے, آئی ایس پی آر نے بہت اسٹرانگ کاؤنٹر نیریٹیوز بنائے ہیں, جس میں آپ مثالیں لے لیں, جس طرح کلبھوشن یادیو کو ایکسپوز کیا ہم نے, جس طرح فیک ڈاکیومنٹس اینڈ نیٹ ورکس ای یو میں ہم نے پیش کیے. ای یو میں ڈس انفارمیشن لیب 2020 اس کی بیسٹ ایگزامپل ہے. اکارڈنگ ٹو ای یو ڈس انفارمیشن لیب 269 فیک میڈیا آؤٹلیٹس across 65 countries were linked to India disinformation campaigns against Pakistan. So اس سب کو بھی ہم ساتھ ساتھ انکارپوریٹ کر رہے ہیں so that the people know what is going on. لوگوں کو ساتھ اپنے کھڑے رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. So this isn't new for Pakistan. And Pakistan has already proven کہ آپ جتنا پروپیگنڈا گلوبل لیول پہ اس کے خلاف کرتے ہیں وہ ویجیلنٹ ہوتا ہے, اس کے لوگ ویل اویئر ہوتے ہیں. اینڈ یہ بھی انڈیا نے کر کے دیکھ لیا کہ جتنا مرضی پاکستان کی انر فالٹ لائنز ہوں, پولیٹیکل ڈی اسٹیبلائزیشن ہو, بہت کوئی پولیٹیکل ڈائلیما ایسا چل رہا ہو جس میں آپ سمجھتے ہیں جس میں دس از دا رائٹ ٹائم ٹو اسٹرائک, تو اس میں بھی آپ نے دیکھ لیا کہ وین اٹ کمز ٹو دا نیشنل انٹرسٹ تو سارے پولیٹیشنز اور آپ کو ہر قسم کی جو ڈویژن تھی وہ بھی ایک پلیٹ فارم پہ نظر آئی. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, پاکستان کی جو اسٹریٹیجک ڈیٹرنس ہے دیٹ از دا مین فوکس آف اسرائیل, بیکاز ایک ہی اسلامک کنٹری ہے جس کے پاس نیوکلیئر آرسنل ہے ان دا کمپلیٹ سینس, اور یہ نیکسس اسی کی وجہ سے سمجھتا ہے کہ یہ اسلامک بومب ہے, اس کو ختم کرنا چاہیے. سو انڈیا اسرائیل نیکسس نے اپنی کیپیسٹی جتنی بھی بنائی ہو, لیکن ہماری جو نیوکلیئر ڈیٹرنس ہے دیٹ ریمینس دا الٹیمیٹ ایکولائزر. ایک تھنک ٹینک کے مطابق, اور یہ فگرز میرے خیال ہے کبھی بھی درست نہیں ہوتے, بیکاز اگر اس طرح سے کوئی فگرز دینے لگ جائے تو وہ تو اسٹیٹ سیکرٹس آپ ریویل کر دیں گے, بٹ ایسٹیمیٹس یہ ہیں کہ پاکستان ہولڈز 170 نیوکلیئر وار ہیڈز 2023 تک, with second strike capability through its missile arsenal. اور اگر آپ کو یاد ہو تو ہمارے جو چیف آف آرمی اسٹاف تھے قمر جاوید باجوہ, انہوں نے 2021 میں کہا تھا ہمارا فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس انٹیکٹ ہے, کریڈیبل ہے اینڈ ریڈی ہے ایٹ آل ٹائمز. سو اسرائیل جو انڈیا کو یوز کر رہا ہے اور انڈیا کو وہ سوٹ کرتا ہے, اس کی بیسک جو ریالٹی ہے وہ یہی ہے کہ وہ یہاں پر چیسٹ تھمپنگ اس ریجن میں کر کے یہاں پہ بھی اپنا کنٹرول لینا چاہتا ہے. یہاں پہ ایک اسلامک کنٹری جس کے پاس نیوکلیئر آرسنل ہے وہ اسرائیل سے برداشت ظاہر ہے نہیں ہوگا, بیکاز ان کے ریلیجس عزائم ہیں, زائنزم کے ایک اپنے عزائم ہیں, اور وہ اسی پرزم سے ہر ایک کو دیکھتے ہیں. تو یہ نیکسس جب اکٹھا ہوتا ہے, دس از وائی ایٹ ٹائمز وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ وائی we are so vigilant all the time, why we are part of everything that is happening in the world, اور کیوں ہمیں اتنا کرٹیکلی دیکھا جاتا ہے کہ ابھی جو لیٹسٹ سیکیورٹی کاؤنسل میں بات ہوئی, اور چاہے وہ نتنیاہو نے خود بات کی, پاکستان کی اگزامپل ہر جگہ کوٹ کی جاتی ہے, بیکاز 1 we are Islamic, 2 we are nuclear. So کنکلوژن اس کا یہی ہے کہ ہمیں اپنی اس ریڈینس, اس پریپیئرڈنس کے اوپر پراؤڈ تو فیل کرنا ہی چاہیے, بٹ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ شاید وہ جو ایک دور تھا دنیا میں جب آئی آر ایکسپرٹس اور کرٹیکل تھنکنگ والے لوگ یہ کہتے تھے کہ نیوکلیئر آرسنل نہیں ہونا چاہیے, اور فرینکلی آئی ایم آلسو پارٹ آف دوز پیپل جو سمجھتے تھے کہ جنگیں نہیں ہونی چاہیے. پیس اینڈ سیکیورٹی کے اسٹوڈنٹس, ڈیفینس اینڈ سیکیورٹی کے اسٹوڈنٹس تو سب سے پہلے یہی سوچتے ہیں کہ کانفلکٹ کو انڈرسٹینڈ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم نے اس میں سے نکلنا ہے. بٹ دنیا ایسی دہانے پہ جب آ جائے جہاں پہ ہر کوئی آپ کو اٹیک کرنے کو تیار ہے, اور ایک گریٹر ڈیزائن چل رہا ہے جو ہم اپنے سامنے انفولڈ ہوتا دیکھ رہے ہیں, تو پھر آپ آنکھیں بند نہیں کر سکتے. دس از آل فار ٹوڈے. اب دیکھتے ہیں جو جوائنٹ کمیونیکے آتا ہے OIC میں سے وہ کیا ہے, کیا کہتا ہے, اور وہ کتنا ایکشن اورینٹڈ ہے.
صرف باتوں سے، تقاریر سے بات نہیں بنے گی، یہ جنگ یہاں تک نہیں رکے گی، اور اگر باقی عرب ورلڈ اپنے آپ کو بچانا چاہتی ہے تو دس از دا ٹائم ٹو گیٹ یونائٹیڈ. سی یو نیکسٹ ٹائم.